हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। हैबिट ऐसी है कि वो अपने आप ही ब्रश उठाते हैं और कुछ और सोचते सोचते भी ब्रश कर लेते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन करो, और जब आप प्रे करते हो तो आपके अंदर से एक एनर्जी जो है आप लेते भी हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे यूएस सीएमए की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। आप लोगों ने जो सीएमए का एग्ज़ाम है अपकमिंग मई जून विंडो 2025, वो रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। अभी डिस्काउंट भी आया था, कुछ टाइम पहले हमने वीडियो भी बनाया था उसका। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली करा दिया होगा, और साथ में आप अब जो है मई जून के हिसाब से तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, एक लॉ से स्टार्ट करते हैं, पार्किंसन लॉ। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो। क्या कहता है ये? वर्क एक्सपेंड एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब काम अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है ना। वर्क अपने आप एक्सपेंड कर जाता है अगर हमें दिखता है कि समय है, ठीक है। मान लो कि हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में 1.5 महीना बाकी है, 1.5 मंथ बाकी है। तो जो पढ़ाई हम हो सकता है 15-20 दिन में कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही हम इस तरीके से करते हैं कि वो 1.5 महीने में, मतलब वो अपने आप ही जो है हमारे 1.5 मंथ्स में वो पढ़ाई, क्योंकि हमें टाइम दिख रहा है कि 1.5 महीना बचा है, तो हम 1.5 मंथ्स में करते हैं, जो काम इजीली कम टाइम में हो सकता था, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉ है। आप मतलब हम ये चीज़ें हमेशा अपनी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि ये हम चीज़ें करते हैं जाने अनजाने। तो बट है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि टाइम जो है वो अपने आप क्या है, जो वर्क जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल, ठीक है। तो अब सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे सामने मई जून विंडो है, ठीक है। और अभी लगभग मार्च जो है वो आप देखेंगे तो आधा मार्च निकल चुका है। आज 12 मार्च है, 2 दिन होली भी आएगी बीच में, ठीक है ना। तो होली आप मनाएंगे या नहीं मनाएंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और मई जून जो है विंडो बिल्कुल क्लोज है। अगर आप मान के चलें हम कि आप मई में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, एक बार के लिए, तो आपके पास मार्च के 15 दिन है, मोटा मोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, और अप्रैल के 30 दिन है, ठीक है ना। आपके पास करीबन 1.5 महीना है। बाकी उन स्टूडेंट्स के पास थोड़ा टाइम और मिल जाएगा जो मई में लास्ट में या जून में एग्ज़ाम देंगे अकॉर्डिंगली। बट मैं मानता हूँ कि आपके पास क्या है, करीबन 45 डेज हैं टोटल, ठीक है। तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये है कि आप जो है अपना माइंड जो है सबसे पहले तो रीसेट करिए, ठीक है। हम कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, माइंड अपना रीसेट करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। और अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है 45 डेज़ हैं। आप मान के चलिए कि भाई मई जून मान लेते हैं हम कि मई, और अगर मान लो जून भी देना है आपको, तो फिर मई का मंथ आप प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए, है ना, ठीक है। तो आप उसको एक्सक्लूड कर दीजिए और 45 डेज़ एक बार ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले तो अब आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है अपने आप को, मतलब लोगों से क्या करना है, अलग करना है, ठीक है ना। मतलब हमें अब थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि जो पढ़ाई करनी है, जैसे हम सीए में बोलते थे कि भाई आप बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है। तो अंडरग्राउंड होके आपको पढ़ाई करनी है। सोशल मीडिया से अच्छा खासा ब्रेक ले लो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कुछ टाइम के लिए आप सोशल मीडिया ऐप्स जो है अनइंस्टॉल कर दो, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो इंस्टा है, ठीक है ना। तो कम से कम आप ये सब चीज़ें जो है अनइंस्टॉल कर दो, बढ़िया रहेगा। तो आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा ईजीली हो पाएगी, ठीक है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है आपका, कि आप क्या है कि अभी जैसे मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो सोच रहा है कि 45 दिन है, हम हमेशा आराम से पढ़ते हैं, तो आराम से पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, लास्ट के 15 दिन देख लेंगे, अभी तो चलो 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आप डेली कहीं जाते हैं घूमने वगैरह, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसको कर्टेल करना पड़ेगा। अगर आप देखिए आपका टाइम जो है चेक करिए कि कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। अगर वो कहीं वेस्ट हो रहा है तो वो आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर रहिए, मतलब
जो आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट में नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वो आपको, कई लोग आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेज करेंगे, बोलेंगे कि यार अब तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, कैसे करें, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से क्या है, दूर रहना है, या फिर ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो आपको हमेशा क्या करते हैं, जो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम देखो मेंटल जो है मतलब एक फिजिकल स्ट्रेंथ का भी गेम है और एक मेंटल का भी है। फिजिकल मतलब आपकी हेल्थ भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करेगी, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फिर आप सिटिंग कैसे दे पाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको क्या है, मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, किसी भी हालत में करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इमेजिन करिए एग्ज़ाम डे और रिजल्ट डे को, ठीक है। आप सोचिए कि जो एग्ज़ाम जिस दिन देंगे, और मान लो कि अगर हम स्क्रीन के सामने बैठे हैं और कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आए या बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर हमारी उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी। फिर दूसरा सोचिए कि रिज़ल्ट वाले दिन हमें अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिला, ठीक है, तो हमारी क्या सिचुएशन होगी, ठीक है, हमें कैसा लगेगा। और अच्छी चीज़ आप ये सोचिए कि अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारी जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे ओवरऑल ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अगर हो सके तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, अगर स्टूडेंट हैं आप और कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, या फिर आप फुल टाइम मतलब अभी जॉब नहीं करते हैं, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं घर पे, अगर पढ़ने का इन्वायरमेंट नहीं है तो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप ऐसे पलंग वगैरह पे, बेड पे ना पढ़ें, ठीक है ना, टेबल चेयर लेके पढ़ें प्रॉपर तरीके से। मैं आज भी जब पढ़ता हूँ तो टेबल चेयर पे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपका बैक वगैरह भी स्ट्रेट रहेगी और कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप क्या है कि मौसम का मज़ा लेते हुए बाहर पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर छत पे पढ़ रहे हो पूरे टाइम, है ना, कि आप चलो ठीक है मौसम भी देख लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, या फिर आप लेटे लेटे पढ़ रहे हो, वो सब पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करो कि हम वीडियो देखें लैपटॉप पे, ठीक है, या फिर टैबलेट पे, ना कि मोबाइल पे। मोबाइल के जितने भी नोटिफिकेशन है उसको ऑफ रखो कम से कम 1.5-2 महीने तक, ठीक है। देखो पढ़ाई जो है ना वो त्याग मांगती है, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो आपका सेक्रीफाइस मांगेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा खोना की मतलब हैबिट रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो खोना क्या है, अपन को थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। आप बात करो लोगों से, लेकिन जो बिल्कुल आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बात करो, ठीक है, जो आपका हमेशा क्या है भला चाहते हैं उनसे, ठीक है ना, जो आपको हमेशा एनकरेज करते हैं। तो लैपटॉप पे टैबलेट पे करो, कोशिश करो कि आप 15 अप्रैल तक कोर्स पूरा कर लो, ठीक है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी जैसे अभी मान लेते हैं आज वैसे तो 12 है, बट 15 मार्च ले लेते हैं, आपके होली के भी 2-3 दिन है, ठीक है। तो 15 मार्च से करीबन करीबन 15 अप्रैल आपके पास है। एक मोटा मोटा बात करें तो 30 दिन है अप्रोक्स, ठीक है। वैसे मार्च 31 का होता है, बट 30 डेज हैं आपके पास। तो एक महीने में आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे सेक्शंस ABCDEF, अगर आप पार्ट 1 दे रहे हैं या पार्ट 2 दे रहे हैं, दोनों में बराबर सेक्शंस है, ठीक है ना, ABCDEF। आपको अपना जो टाइम है, अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टडी प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करें, आज अपना जो है प्लान करें स्टडी, ठीक है। इस वीडियो के ख़त्म होते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, पेन लेना है, ठीक है, और फिर बैठ के आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान आप ही बना पाएंगे सबसे बेटर तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास कितना टाइम है एक्चुअल में, ठीक है। तो अपना स्टडी प्लान बनाइए, इट मस्ट बी रिटन। कॉलेज और जॉब स्टूडेंट के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास थोड़ा सा टाइम क्या रहता है, कम रहता है, शॉर्टेज रहती है। तो और USCMA के अंदर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल ही है। ज़्यादातर जो मैंने जो देखा है वो 30+ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 35+ वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा है USCMA के अंदर, है ना, ठीक है। कई स्टूडेंट जो है वो वुमेन भी है, जो मैरिड वुमेन्स हैं, ठीक है, जो हाउस वाइफ हैं वो भी है USCMA के अंदर, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे।
तो उन सबको वो सब चीज़ें जो है कंसिडर करनी ही पड़ेगी कि भाई वो घर में कितना टाइम देते हैं और उनके पास कितना समय बचता है। मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगा कि कोशिश करो कि सबसे बढ़िया टाइम जो होता है उसको यूटिलाइज़ करो। सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है? मॉर्निंग टाइम होता है, ठीक है ना। अगर आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ते हैं तो उसमें आपका कंसंट्रेशन हाई रहता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे वर्किंग प्रोफेशनल है। तो अगर आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़ पाएँ तो वो बेटर रहेगा। फिर भी अगर मॉर्निंग में उठने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है, नहीं उठा जा रहा, समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फिर आप जैसा आपके पास टाइम है वैसा पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर मॉर्निंग टाइम को आप यूटिलाइज़ करेंगे तो वो बेस्ट टाइम होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, मॉर्निंग टाइम एक पॉजिटिविटी का टाइम होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है, हम सो चुके होते हैं, फ्रेश होते हैं एकदम, सुबह सुबह उठते हैं और कोई ज़्यादा विचार दिमाग में नहीं चल रहे होते। और अगर हम डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करें उस टाइम पे, या सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट कर दें उस टाइम पे, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि आपकी सुबह की शुरुआत, आपकी दिन की शुरुआत बढ़िया हो जाएगी। आपका दिन बहुत, आपकी बोनी अच्छी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो आपकी बोनी अगर अच्छी हो गई तो आपका पूरा दिन अपने आप अच्छा चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करिए मॉर्निंग में पढ़ने से, ठीक है। कई लोग मॉर्निंग में उठते ही क्या करते हैं, फ़ोन देखते हैं, वो मत करो। वो करोगे तो फिर क्या है, गड़बड़ रहेगा। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठो और उठते ही जो पहले पढ़ा हुआ है, एक दिन पहले पढ़ा हुआ है, 2 दिन पहले पढ़ा हुआ है, उसको 10 मिनट भी रिवाइज कर लोगे ना तो आपको रियलिटी में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। बजाय कि आप 10 मिनट क्या है कि आप अपना कोई और टाइम किसी और चीज़ में वेस्ट करें। फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा अलग ही, करके देखना एक दिन केवल, ठीक है, अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। जो स्टूडेंट री अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको फोकस किस पे करना है? अपने लैकिंग एरियाज़ पे। कोई सेक्शन वीक है, कोई चैप्टर वीक है, कोई टॉपिक वीक है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या अटेम्प्ट करने हैं? टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। कई बार स्टूडेंट के 340 मार्क्स आते हैं, 320 मार्क्स आते हैं, 350 मार्क्स आते हैं, तो कई बार 10 मार्क्स से 15 मार्क्स से 10 मार्क्स से 20 मार्क्स से स्टूडेंट रहते हैं। तो उनको ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए भाई? उनको अपने लैकिंग एरिया और टेस्ट सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग से। उनके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होगी। वो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बैठ के रिवाइज करेंगे, ठीक है। उनको अपने किस एरिया पे फोकस करना है? लैकिंग एरिया पे फोकस करना है। आपको कभी भी आवर वाइज पढ़ने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। आपको किस पे फोकस करना है? आउटकम बेस पे, ठीक है। लाइक 5 डेज फॉर सेक्शन ए। जैसे आप सेक्शन ए को आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले ही लिया होगा, आप मई जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मान के चलते हैं कि पढ़ तो चुके हैं, बस आपको क्या है, रिवीजन करना है। या फिर अगर पढ़ भी चुके हैं तो मान लो या फिर पढ़ा भी कम है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें करना है। तो आप है ना ऐसे दीजिए कि चलो 5 दिन मैं सेक्शन ए को देता हूँ, 3 दिन सेक्शन बी को देता हूँ। सेक्शन ए जैसे पार्ट 1 का थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सबसे लास्ट से भी चालू कर सकते हैं, सेक्शन ई और एफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े छोटे छोटे सेक्शन से जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है बात। तो आप इसमें डेज के हिसाब से बनाइए, ना कि आवर के हिसाब से कि मेरे को एक दिन में इतने घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जितना टाइम है आपके पास उतने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है। बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले कि, या एग्ज़ाम वाले दिन, कि यार एक दिन और पढ़ लेता ना तो थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से हो जाता, या फिर ये वाला टॉपिक जो छोड़ के जा रहा हूँ अब वो छोड़ना नहीं पड़ता। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना चाहिए? अपने ये जो मतलब आपके पास जो टोटल 45 डेज हैं उसमें आप ये कर सकते हो कि अपने 3 फेज बांट दो, कि कोर्स कंप्लीट करना, कोर्स का रिवीजन करना और कोर्स का टेस्ट करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप 30 डेज में आप प्लान कर लीजिए कि भाई आपका 15 अप्रैल तक कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। हम प्लान कर लें कि कोर्स हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी जो आपके पास 15 दिन बचे, 15 दिन में आप सबसे पहले तो आप क्या करिए, टेस्ट प्लान करिए, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होते ही टेस्ट प्लान करिए कि मेरे को 5-7 दिन में 5 to 7 डेज जो है लगातार टेस्ट ही टेस्ट देने हैं। हर एक दिन में एक सेक्शन का टेस्ट देना है, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक दिन में मल्टीपल सेक्शंस का एक साथ टेस्ट दे सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट है ना एक ही सेक्शन लगातार पढ़ के, मान लो 5-7 दिन लगातार पढ़ के बोर हो जाते हैं। अब जैसे मैं था सीए कर रहा था, तो मैं कभी भी ना एक सब्जेक्ट को 3-4 दिन लगातार पढ़ नहीं पाता था, मतलब इच्छा नहीं करती थी, है ना, ठीक है। तो एक दिन
के अंदर मैं 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ता था, वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी होती है। लेकिन कई लोग मैं ऐसे ही मिला, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को तो तब तक मज़ा नहीं आता जब तक मैं एक सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर लेता। तो वो आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी, पर्सनल चॉइस है कि आपको कैसे अच्छा लगता है, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट आपको कंप्लीशन, रिवीजन और टेस्ट 3 तरीके से बांटना चाहिए, ठीक है। आपको डेली टारगेट भी सेट करने हैं, ऐसा नहीं कि केवल 5 दिन में सेक्शन ए हो जाना चाहिए। तो अब आपको उसमें डिवाइड करना पड़ेगा कि भाई पहले दिन जो है मैं ये सेक्शन पढ़ूंगा, वरना फिर क्या है वो केवल हवाई बातें हो जाएगी और 5वें दिन आप देखोगे कि मेरे को अब तो 7 दिन लग रहे हैं 5 दिन की जगह। तो डेली टारगेट के हिसाब से काम करो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टिव लर्निंग, ठीक है। एक्टिव लर्निंग क्या होता है, आप जो भी चीज़ पढ़ो, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो आपने आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, अब आपको ना 2 मिनट का ब्रेक लेना है या 3-4 मिनट का ब्रेक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो आप क्या करो, अपनी कॉपी किताब बंद कर दो, ठीक है, और ऐसे ही टहलो, मतलब कहीं घूमो, ठीक है ना, या फिर आप कहीं भी बाहर चले जाओ, ठीक है, और जो आपने पढ़ा था उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। उसे क्या बोलते हैं, बार बार एक्टिव लर्निंग करना, ठीक है। चीज़ों को आपस में लिंक करो कि भाई जोड़ के देखो। जैसे आप पढ़ रहे हो कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैसे वैल्यू करा जा सकता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को वैल्यू कर सकते हैं FVTPL, ठीक है, या फिर अमोर्टाइज कॉस्ट पे। अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या था, अमोर्टाइज कॉस्ट में इंटरेस्ट की जो है उसकी बातें आती है ना, इसलिए। और FVTPL में क्या होता है कि जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो P&L में डाल देते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये सारी बातें आप एकदम बैठ के रिवाइज कर सकते हो। तो ये होता है एक्टिव लर्निंग, बजाय कि केवल आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, आगे का नहीं। आप रुको बीच में और 5 मिनट भले ही दो, 2 मिनट दो, 3 मिनट दो, लेकिन पीछे का बार बार रिवाइज करो। इन चीज़ों को और अपन अभी समझेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट, बहुत ज़रूरी है। 2000 MCQs आपको करने ही करने हैं, ठीक है, कम से कम 3 बार करना है, ठीक है। और आप MCQ को टेस्ट, मतलब MCQ को सॉल्व केवल इसलिए मत करो कि मेरे को टेस्ट में स्कोर ज़्यादा लेके आना है, ये कभी भी MCQ का पर्पज़ नहीं होता। हम जब MCQ स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है, तो उसका पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट उससे सीखे, हैं। उसमें ये नहीं कि वो स्कोर देख के और खुश हो जाए या डिमोरलाइज हो जाए कि मेरा स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो मैं खुश हो गया और मेरा स्कोर कम आ रहा है तो मैं डिमोरलाइज हो गया। ऐसा कभी भी ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है, ठीक है। आपको टेस्ट क्यों देना है, आपको टेस्ट इसलिए देना है, सबसे पहली बात तो आप उससे सीखो, है ना, लर्न करो कि भाई मुझे क्या क्या टॉपिक नहीं आते हैं, ठीक है, तो मुझे उस पर काम करना है। हो सकता है कि टेस्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही हो, एग्ज़ाम में भी होगा। एग्ज़ाम में भी आपको एज ए बिल्कुल 100% पेपर देखा हुआ नहीं आएगा, आपको कुछ चीज़ें जो है वो पूछे वही टॉपिक्स जाएंगे लेकिन उसका तरीका अलग होगा पूछने का, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करो, उसको लिखो अपने नोट्स के अंदर। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको लिखो, ठीक है, कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है टेस्ट के अंदर, ये पहले वाला पॉइंट, पहले मैंने पॉइंट उसको नहीं देखा था, अब ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, मेरी डिक्शनरी में ऐड हो गया है, ठीक है। दूसरी बात, आप चेक करो टेस्ट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप चेक कर पा रहे हो कि टाइम पे पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। समय की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे पास। वैसे टाइम जो है USCMA के एग्ज़ाम में ठीक ठाक होता है, ऐसे कोई इशू आता नहीं है, बट फिर भी आप ये चेक करो कि मेरे को टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा। तो इसमें ना एक चीज़ आप याद रखना, अगर पहली बार टेस्ट दे रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड और थर्ड बार टेस्ट दोगे तो आपका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेकंड और थर्ड बार मतलब कि एक ही टेस्ट को आपको कितनी बार देना है, 3 बार देना है। तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और 2000 क्वेश्चन एक पार्ट के लिए सफिशेंट होते हैं, ठीक है ना। दोनों पार्ट के लिए 4000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, इससे आ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं उठा के ग्लैम की भी पढ़ लो, हॉक के भी क्वेश्चंस कर लो, वाइले के भी कर लो, सब कचरा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक कोई से भी टेस्ट उठा लो, ठीक है, उसको कर लो, सब सफिशेंट है, ठीक है। अब बात आती है सर याद कैसे करें। कई लोग बोलते हैं सर समझ में तो आ जाता है हमें लेकिन याद नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जैसे जो बिल्कुल टेस्टेड तरीका है याद करने का, बिल्कुल 100% टेस्टेड तरीका है याद करने का, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिख लिख के याद करना। कैसे याद करना, राइटिंग करना। आपको लगता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो हम कुछ भी ना लिखें, ठीक है, हम पढ़ भी रहे हैं तो आराम से यूं बैठ के और वीडियो देख लें,
ठीक है, ऐसे बैठ के आराम से पढ़ लें, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा पढ़ते समय, एक तो जब भी आप पढ़ रहे हो, कोई क्लास देख रहे हो, ठीक है, तो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी रखिए, मतलब एक कॉपी रखिए, ठीक है, रफ कॉपी रखिए, कैसी भी कॉपी रखिए, उसमें प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं पढ़ते समय। अगर आप कुछ भी नया पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपके नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहते हैं। उसी के अंदर आप एडिशंस करते रहिए, जो जो आपको नई इन्फॉर्मेशन टेस्ट के अंदर मिलती जाती है उसी के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए। जगह नहीं है, ठीक है, तो आप बीच में एडिशनल पेज ऊपर से चिपका सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा पेज फाड़ के कहीं से भी और उधर ऐड कर लो, ठीक है। आप ये मत समझना कभी भी कि ना ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो मैं लिखूंगा नहीं, लिखोगे तो ही याद रहेंगी चीज़ें। लिखने से एक तो आप क्या है, ज़्यादा समय तक पढ़ सकते हो, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आप 4-5 घंटे भी लगातार पढ़ सकते हो लिखते, अगर आप लिख लिख के पढ़ रहे हो तो, ठीक है, आपको बोरियत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 40 मिनट की क्लास देख ली है ना, 40 मिनट की क्लास देख ली और आप केवल ऐसे यूं करके बैठे हो और आप सोच रहे हो केवल मैं पीडीएफ से रिवाइज कर लूँगा, तो वो, या फिर मैं केवल बुक की प्लेन रीडिंग लगा लूँगा, तो वो काम इतना नहीं करेगा, इतना इफेक्टिव नहीं करेगा। हो सकता है कि आप थोड़े टाइम बाद आप ऊब जाओ उस चीज़ से। तो बेटर ये रहता है हमेशा लिख लिख के पढ़ाई करो, ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको एज इट इज़ पूरा पूरा नहीं लिखना, ठीक है, फ्लो चार्ट फॉर्म में नोट्स बना सकते हो, बहुत काम में आते हैं एग्जाम में रिवीजन करने के लिए। पूरी बुक रिवाइज नहीं हो पाती है, पूरी पीपीटीज, पूरी पीडीएफ नोट्स एग्जाम से एक दिन पहले इतना ढंग से रिवाइज नहीं हो पाते जितना एक छोटी सी कॉपी रिवाइज हो सकती है, ठीक है। हम लोग अपने पूरे जो सिलेबस था, मतलब एक एक सब्जेक्ट का, उसकी 100-200 पन्नों की कॉपी बनाते थे, पूरी छोटी छोटी कॉपीज़ बना लेते थे, उसमें क्वेश्चंस नहीं लिखते थे, बस केवल उसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते थे वो सारे के सारे लिख लेते थे। और एग्ज़ाम में वो इतनी बार रिवाइज हो जाती थी हमारे पास कि जब हम फाइनल एग्ज़ाम आता था हमारा, तो वो पूरी कॉपी हम 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पूरी की पूरी वापस रिवाइज कर लेते थे, इतनी स्पीड बन जाती थी, है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि आप क्या करिए, राइटिंग बहुत ज़्यादा करिए, ये सबसे ज़्यादा याद करने का इफेक्टिव तरीका है। इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है ना, आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ भी सकते हो, ठीक है। कंसंट्रेशन बनेगा तो आपको चीज़ें याद होगी, आपकी आगे पढ़ने की इच्छा होगी, ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपके दोबारा पढ़ने की इच्छा बार बार नहीं होगी। आप मल्टी कलर पेन्स यूज़ करें, एक बार तो एक कलर से लिख लो पेन से, फिर बाद में जो भी चीज़ें आपको लगे इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करो, क्योंकि आप एक ही नोट्स को 3-4 बार पढ़ोगे, है ना, तो उसको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करने के लिए दूसरे अलग अलग कलर के पेन यूज़ करो, ब्लैक और रेड और ग्रीन ब्लू, है ना, कम से कम 4 पेन तो अपन ले ही सकते हैं ना, ठीक है। फिर मल्टीपल रिवीजन, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। सबसे बढ़िया कारगर तरीका क्या है, आप चीज़ों को, जो आपने एक ही चीज़ पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग टेक्स्ट बुक लेके और बैठ गए हमेशा और चलो अब पहली वाली टेक्स्ट बुक या पहले वाले नोट्स तो पढ़ लिए, अब हम अलग नोट्स से पढ़ते हैं, ऐसा काम मत करना, ठीक है। और कोशिश करो, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में ज़रूर रिकॉल करो। शुरुआत के 5 मिनट जो है वो आराम से आप क्या है रिकॉल में लगाओ, 10 मिनट रिकॉल में लगाओ। फिर आप क्या है कोशिश करिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, ये मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लास में, और जो मेरी क्लासेस हम लोग बनाते हैं वो इसी पे, मतलब सबसे फोकस मेरा ये रहता है कि हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखें, जिससे आपको चीज़ें कम से कम याद करनी पड़े, कम से कम रटना पड़े, ठीक है। ये आपकी चीज़, देखो आप USCMA करोगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, आप पता है टॉप कंपनीज़ में जा रहे हो, ठीक है, आप टॉप कंपनीज़ में जाके अकाउंटिंग कर रहे हो। वो कंपनियां कभी नहीं चाहेगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वो कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो और पता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी एक आदत होती है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करना भी एक आदत होती है। मतलब जो लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं वो उनकी हैबिट में आता है और वो लाइफ टाइम फिर उनके साथ रहता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ इम्पोर्टेंट, जो आप पढ़ रहे हो ना, हो सकता है वो 7 ईयर्स बाद, 10 ईयर्स बाद रेलेवेंट ना रहे। मतलब ये स्किल्स जो आप एक्वायर कर रहे हो ये अब इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, जो पहले स्किल्स 10-10 साल, 12-12 साल में चेंज होती थी, अब वो स्किल 5-7 साल में ही चेंज हो रही है। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, आपकी हैबिट्स जो बन जाएगी, टॉपिक को पढ़ने का तरीका जो आपका आएगा वो चेंज नहीं होगा। हमें 12th के टीचर हमेशा ये बोलते थे कि बेटा पढ़ते समय क्वेश्चंस पूछो और क्या लगाओ, वाई। सही क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सही आंसर भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो ये वाई लगाना टॉपिक के अंदर बहुत ज़रूरी है, इस वाई से आप हमेशा आगे बढ़ते हो, तो इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप पिक्चर्स एंड फोटोज़ यूज़ कर सकते हो, जैसे मतलब हम लोग पढ़ाते भी हैं तो फिर उसके अंदर पिक्चर्स एंड फोटोज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपने एक बुक पढ़ी होगी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, नहीं पढ़ी हो तो ले आना, एग्जाम के बाद पढ़ लेना, अभी टाइम तो नहीं है, अभी मत पढ़ना। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है आपको पता है? हमारी जो लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं, ठीक है, जो मैं आपको अभी इतनी तेज आपको मतलब फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ अपनी लैंग्वेज, वो किधर स्टोर्ड है? वो स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड होता है जो हम सोते हुए भी हमारे काम करता है। ठीक है, और दूसरा माइंड होता है कॉन्शियस माइंड। हमारे जो बहुत डीप थॉट्स होते हैं ना, वो किधर जाके बसते हैं? सबकॉन्शियस माइंड्स में बसते हैं। ठीक है, तो हम अब सबकॉन्शियस माइंड का फ़ायदा क्या है? जो हमारी हैबिट्स होती है, चाहे अच्छी हैबिट हो चाहे बुरी हैबिट हो, वो किधर जाके बस चुकी होती है? सबकॉन्शियस माइंड में जाके बस चुकी होती है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का फ़ायदा क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड का फ़ायदा ये होता है, अगर हमने कोई चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया एक बार, तो फिर हमें उसके लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने आपको, क्या? अगर हमने कोई चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी? एफर्ट लेस हो जाएगी। मतलब हमें उस काम के लिए करने के लिए एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना? तो इसलिए जैसे हम कई लोग क्या है, जैसे रात को ब्रश करके सोते हैं, ठीक है, हर कोई नहीं करता है, कई लोग करते हैं, सुबह तो हर कोई करता है। ठीक है, तो जो लोग रात को ब्रश करके सोते हैं तो उनको स्टार्टिंग में इस हैबिट को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, महीने 2-3 महीने लगे होंगे, बट उसके बाद अब वो हैबिट ऐसी है कि वो अपने आप ही ब्रश उठाते हैं और कुछ और सोचते सोचते भी ब्रश कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम डेली की डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और घर से जाते हैं, रास्ता एक ही है, हमें वो बार बार रास्ता सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे रास्ता किधर फिट हो चुका है? सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका है। तो इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, बहुत क्वालिटी तरीके से पढ़ते हैं, वो हमेशा किधर फिट होता है? जाके सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। और जो हम बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ते हैं, है ना, भले ही हमें याद नहीं हो रहा फिर भी हम पढ़ रहे हैं, भले ही हमें समझ में नहीं आ रहा फिर भी हम पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो फिर वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि भाई कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, थोड़ा आगे चलो, फटाफट चलो, लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा रुक के पहले जो पहले पढ़ रखा है उसको अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर है? क्योंकि हमने चीज़ों को उधर तक लेके गए हैं। तो कोई हमसे रात को नींद में भी 1 बजे भी पूछेगा ना कि ये टॉपिक का इसका क्या आंसर है, तो हम उसको ईजिली बता सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कहाँ पे फिट है? सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। आपको क्या नहीं करना है? मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग नोट्स पढ़ रहे हो, आप टेलीग्राम पे ढूंढते जा रहे हो। टेलीग्राम में आपको कह रहा हूँ 1.5 महीने के लिए अनइंस्टॉल कर दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, टेंशन खत्म, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप फोमो में आ जाते हो बार बार, भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है आपको, तो इस फियर को छोड़ो, है ना? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप करके देख लो, आपका एग्जाम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है हॉक वाइले ग्लैम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप जो पहले पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ो, पढ़ना केवल एक ही बुक है, पढ़ना केवल एक ही नोट्स है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है। एक और स्टूडेंट जो गलती करते हैं कई बार क्या है कि एक ही टॉपिक में अगर स्टक हो गए तो वो कई बार क्या है इतना मायूस हो जाते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। मान लो मेरे को डेफर टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं केवल डेफर टैक्स ही सीखने में लगा हूँ और मैं इस चक्कर में बाकी टॉपिक्स पे भी इसका इफेक्ट जो है स्पिल हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कोशिश करनी है, अगर आ जाए तो ठीक है, और नहीं आता तो फिर बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको तनाव में नहीं आना है। ठीक है, कि भाई हो सकता है चलो ठीक है एक आध टॉपिक तो हम छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आपको ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे हमेशा स्टक रहना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अपनी हेल्थ पे मतलब कैसे? आप अपनी डाइट पे फोकस रखिए और स्लीप पे फोकस रखिए। मतलब कभी भी आपको सोने में कटौती नहीं करनी है कि आपको कम सोना है, लेकिन ये नहीं कि आप 10-10 घंटे सो रहे हैं। भाई सोना मतलब कितना होना चाहिए? जैसे मैं स्टूडेंट था बिल्कुल, जैसे हम सीए कर रहे थे जब, तो मैं मानता था सफिशिएंट था कि 6 आवर्स जो है वो स्लीप सफिशिएंट है, 6 आवर्स से ज़्यादा
मतलब 5 घंटे भी सो जाते थे तो हो जाता था काम, है ना, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो टाइम चेंज हो चुका है, एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तो मैं कहता हूँ आप 7-8 घंटे की नींद ले लोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 to 8 आवर्स आपके लिए सफिशेंट है। 7 to 8 आवर्स ठीक है, इतना लेना चाहिए आपको, है ना। भले 6 आवर्स मत लो थोड़ा 6 से ज़्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइट कैसी रखनी है? डाइट अपनी जो भी आपको भूख लगती है उसका 60-70% खा लो, इससे ज़्यादा मत खाओ एक साथ, है ना, ठीक है। वरना क्या होगा, फिर आपको नींद आएगी पढ़ते समय, ठीक है। एक बुक आई है, मतलब एक बुक है इकिगाई, कभी पढ़ी है आपने? मैंने पढ़ी है इसको, अच्छी बुक है, जैपनीज ये वर्ड है इकिगाई। इकिगाई मतलब होता है कि लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस होना, ठीक है। इकिगाई एक होंकाइडू आइलैंड है, होंकाइडू नाम है शायद जापान में, तो उसमें बता रखा है कि जो मतलब वहाँ के लोग हैं वो 100 साल, मतलब बहुत लॉन्ग एज उनकी होती है, 100 ईयर्स से भी ज़्यादा जी पाते हैं। तो उनसे पूछते हैं जब, या स्टडी करते हैं उनके ऊपर कि ऐसा क्या है भाई आप इतना ज़्यादा क्यों जी पाते हैं, तो पता लगता है भाई वो खुश हैं। तो खुश क्यों हैं? एक तो उनकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग पर्पस है, स्ट्रॉन्ग पर्पस है उसे बोलते हैं इकिगाई, ठीक है, जापानीज़ में। फिर दूसरी बात क्या है, वो अपने जो भी खाना है उसके अंदर वो ग्रीन, मतलब जो अपन बोलते हैं वेजिटेबल्स वगैरह वो रखते हैं, कंपोजिशन। साथ में जब भी उनको भूख लगती, मतलब जब भी वो खाना खाते हैं तो 60-70% से ज़्यादा नहीं खाते अपनी भूख का। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी भूख का 60-70% खा लो, सफिशेंट है। और भी उन्होंने बताया कि भाई लाइफ में हैप्पी रहने के लिए क्या करना है, बट वो सब आप बाद में पढ़ना बुक, अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेडिटेशन कर लोगे बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा लाइफ में, है ना। आप 15-20 मिनट सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हो, या कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हो, तो आपका क्या है कि ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। भाई अगर हेल्थ अच्छी रहेगी, ध्यान रखना, तो ही मतलब आपका अच्छा माइंड रहेगा, अच्छे माइंड में ही अच्छा बॉडी रहेगी, अच्छे बॉडी में ही अच्छा माइंड रहता है, ठीक है। तो अपनी हेल्थ आपको मेंटेन रखनी है। डेली वॉक करो, कोशिश करो, अगर डेली वॉक करने का टाइम मिलता है शाम को वॉक पे निकल जाओ, 7-8 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास, जब भी आपका मन करे। अब तो गर्मियों का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह आप आराम से मेडिटेशन कर सकते हो 15-20 मिनट। कभी भी ध्यान रखना, मेडिटेशन करने में या वॉक करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप वॉक करोगे तो आप वॉक करते समय, मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये स्ट्रेटजी, मैं वॉक करते समय अपने हमेशा क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा हुआ होता है, ठीक है, उसको मैं रिवाइज करता हूँ। आज भी हम करते हैं, क्योंकि कई बार नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, कई बार नए स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, कई बार नए कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी वॉक करते हैं तो जितना भी पढ़ा हुआ होता है उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। वो रिवाइज तभी कर पाओगे जब आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो। लेकिन अगर आपने पहले केवल ऐसे पन्ने पलटे हैं, या फिर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है ना, डर के मारे जल्दी जल्दी पढ़ा है, तो फिर आपको रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, है ना। प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी, या उन्हीं का ढंग से रिवीजन हो पाएगा जिन्होंने बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखा है, उन्हीं का ही हो पाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशियस फूड खाओ, लाइट फूड रखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। हफ्ते में एक बार ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं हफ्ते में, लेकिन एक बार आप ब्रेक ले सकते हो। कहीं घूमने जा सकते हो, ठीक है ना, दोस्तों से मिलने जा सकते हो, ठीक है, या फिर कहीं हेरिटेज प्लेस वगैरह वो देख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हो, ज़्यादा नहीं बट है। तो इतना आप अगर फॉलो करते हो तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो इजीली, मतलब आप सही ट्रैक पे चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना, प्रे हमेशा करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। आप भगवान को याद करो, ऊपर वाले को याद करो, जो भी जिसमें भी आपका फेथ है उसको हमेशा याद करो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस एनर्जी की वजह से चल रही है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका यूटिलाइजेशन करो, और जब आप प्रे करते हो तो आपके अंदर से एक एनर्जी जो है आप लेते भी हो, और एनर्जी जो है आप वो फैलाते भी हो, ठीक है ना, और वो पॉजिटिविटी रहती है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। चलिए।